Hello, ma'am. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। And hello, assalamu alaikum, everyone. And welcome to today's online session on moot courts and strategic legal research, crafting compelling legal arguments. My name is Aksa Sumro, and I am delighted to be your host for this event. It's my pleasure to facilitate discussions on topics that are crucial for our aspiring legal professionals. Today, we have the privilege of welcoming a distinguished guest speaker, Nurul Tahir, who is a seventh semester law student at Bahia University. Please join me in giving a warm welcome to Ms. Nurulan Tahir as she guides us through this insightful session. Ms. Nurulan, thank you for joining us, and we look forward to learning from your experience and expertise. Over to you, ma'am. थैंक यू सो मच अक्सा फॉर सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन। तो मैं स्लाइड्स शेयर कर देती हूँ एंड देन आई स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। आई एम सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड, ये मेरे किसी कंपटीशन से लगा हुआ है और उसके बाद आई हैव एक्चुअली नॉट चेंज द बैकग्राउंड। अच्छा, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को मूड कोर्ट्स के बारे में बताऊं तो व्हाट इज एक्चुअली अ मूड कोर्ट। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ वैसे मैं आप लोगों को, सो यू गाइस हैव एन आइडिया ऑफ हु आई एक्चुअली एम। तो एज अक्सा आप लोगों को बताया, आई एम एक्चुअली अ लॉ स्टूडेंट। मैं 7th सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट हूँ फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। I have participated in national and international moot court competitions, and I have bring back trophies home. So I have some experience about mooting. I started mooting when I was actually in my 3rd semester, or right now I'm 7th semester. तो वो seniors who pushed me for mooting और जिनकी वजह से I started mooting, so I dedicate half of my mooting careers to them, कि उनकी वजह से मैंने इतना कुछ सीखने को मिला। I have never worked as a researcher. I've always worked as a speaker, लेकिन being a speaker doesn't mean कि आप लोग research नहीं करते। Those things I'm going to tell you about mooting. तो mooting होती क्या है? ये एक stimulated court proceedings होती है जहाँ पर participants यूजुअली जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं फिक्शियस लीगल केसेस को। ये केसेस होते हैं हमेशा रियल लीगल इश्यूज पे, एंड दे आर डिजाइंड टू स्टिमुलेट द एक्सपीरियंस ऑफ प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर हम मूटिंग की सिग्निफिकेंस वगैरह की बात करें कि इसका फायदा क्या है, मतलब लॉ स्कूल में लॉ पढ़ते रहे हो लेकिन मूटिंग करके आप लोगों को क्या मिल रहा है, मतलब इसका एक्चुअली फायदा क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है। You students are provided with practical hands-on experience legal advocacy का, and allows you to apply theoretical knowledge to real world scenarios. Books रटना is not that difficult. Books आराम से आप लोग रट सकते हो, लेकिन जब वो बुक्स रट के you go to the market तो आप लोगों को पता नहीं होता how to communicate and how to deal with the clients, how you do not know कि what the opposing counsel is going to say and how you have to tackle those rebuttals or sorry rebuttals that they are going to throw at you, जजेस के क्वेश्चंस को किस तरह करना है। तो लॉ पता होना इज वन थिंग एंड अप्लाइंग दैट लॉ टू रेलेवेंट फैक्ट्स इज अनदर थिंग। सो वोटिंग टीचेस यू दैट यू डेवलप एडवोकेसी स्किल्स। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स कि वो डेवलप करें क्रूशियल एडवोकेसी स्किल जैसे कि लीगल रिसर्च, ओरल आर्ग्यूमेंटेशन, परसुएसिव लीगल राइटिंग वगैरह। अब इनका पर्पस क्या होता है, आप लोगों इनका एम मूड कॉम्पिटिशन्स का ये होता है कि आप लोग इनहेंस कर सकें एक पार्टिसिपेंट की लीगल स्किल्स। उनको चैलेंज किया जाता है कि वो अपने एनालाइज करें कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज को और फिर फॉर्मुलेट करें अपने आर्ग्यूमेंट्स को और प्रेजेंट करें अपने केस को इफेक्टिवली। So participating in a moot competition, it provides you with opportunities to network, which is most important thing. It's usually said that a network जो होता है आप लोगों का वो आपकी नेटवर्थ होता है, बिकॉज जितने ज्यादा लोग आप लोगों को जानते हैं, बिकॉज देयर इज अ मूटिंग सर्कल, जितने भी लोग मूट कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करते हैं वो सब एक दूसरे को जानते होते हैं। सो फ्यूचर में जाकर दे आर योर कॉलीग्स। आप लोग कहीं जाते हो, देयर इज अ जज सिटिंग देयर हु इज जजिंग यू, ही मे ऑफर यू एन इंटर्नशिप। तो नेटवर्किंग इज सो इम्पोर्टेंट, जिसका थ्रू जब आप आगे मार्केट में जाते हो पीपल एक्चुअली नो यू। दे इट हैज हैपेंड टू मी सो मेनी टाइम्स कि जब मैं किसी और सिटी में जाती हूँ फॉर अ कॉम्पिटिशन, पीपल देयर एक्चुअली नो मी, इट एक्चुअली फील्स वेरी गुड जब वो बताते हैं कि हाँ हमने आपको पहले से देखा हुआ है और जानते हैं थ्रू लिंक्डइन वगैरह। और तो फेलो या आप लोगों का एक्सपोजर लीगल कम्युनिटी में काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है। एंड मूट कॉम्पिटिशन हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर ओरल एडवोकेसी, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता दिया। तो मूट कॉम्पिटिशन आपको पता था कि आपने लीगल रिसर्च तो कर ली, लेकिन उस लीगल रिसर्च को आपने अपने ओरल आर्ग्यूमेंट्स में किस तरह लगाना है वो आप लोगों को सिखाया जाता है। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, एंड देन यू हैव टू क्राफ्ट योर रिटन सबमिशंस एंड ब्रीफ्स फॉर मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस। तो आप लोगों को मेमोरियल बनाना होता है, आप लोगों को ड्राफ्टिंग आ जाती है, एंड यू नो हाउ टू ड्राफ्ट एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट विच लुक्स प्रेजेंटेबल, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट वर्ड वगैरह जो लोगों को सिर्फ वैसे नहीं आती। पाकिस्तान लॉ साइट इज अ थिंग दैट मोस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू यूज, बिकॉज
वैसे हमारी यूनिवर्सिटीज में सिखाई नहीं जाती और उसका एक्सेस भी नहीं होता. सो व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ competition, you know how to use Pakistan law site, you know how to copy and download case laws from Pakistan law site and how to search that, because it's a very crucial skill that law students must have. देन मैं आप लोगों को कुछ टाइप्स बताती हूँ. वेरियस फॉर्मेट्स के होते हैं कॉम्पिटिशन्स, और हर कॉम्पिटिशन आप लोगों को यूनिक चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज देता है फॉर पार्टिसिपेंट्स. So understanding the different types can help you choose the right competition based on your objectives and interests. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इंटरनेशनल मूड कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो ये अट्रैक्ट करती हैं टीम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड दे ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल नेटवर्किंग, एंड आप ग्लोबल स्केल के ऊपर अपनी लीगल एक्सपर्टीज शोकेस करते हो. ये कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं इनका फोकस कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर होता है, जो पार्टिसिपेंट्स को चैलेंज करते हैं कि वो जो इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क्स हैं उस पर्सपेक्टिव के थ्रू जाकर चीज़ों को देखे जाएं. इन कमिंग टूवर्ड्स द नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, तो इनका सेंटर नेशनल लीगल सिस्टम्स होता है. ये आप लोगों को डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं आपके अपने लॉ की. जो नेशनल कॉम्पिटिशन पाकिस्तान में होते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा, सीआरपीसी, सीपीसी, पीपीसी, ये वाली सारी चीज़ें आप लोगों की लगती हैं. तो आप लोगों को अपने लॉज पाकिस्तान के यूज करना आ जाता है. और यहाँ का नेटवर्किंग ऑब्वियसली, जिसमें मैंने पहले बताया, आप लोगों के अपने जजेस होते हैं, अपने लॉयर्स होते हैं, पाकिस्तान के सब टीम्स होते हैं. सो पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में उसके बाद आप चले जाएं, पीपल एक्चुअली नो यू देयर, सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. रीजनल मूड कोर्ट competition, for example, if I live in Islamabad, तो इस्लामाबाद के अंदर की यूनिवर्सिटीज कोई competition कराएंगे. सो इफ आई ओनली पार्टिसिपेट इन दैट, देन इट्स गोइंग टू बी रीजनल competition. मुझे इसी रीजन में रहते हुए आई डू नॉट हैव टू ट्रेवल टू अनदर सिटी. फॉर एग्जांपल, देयर आर सम पीपल whose parents they simply don't allow them to go to another city for attending a competition. तो वो रीजनल competition में पार्ट ले सकते हैं ताकि वो अपने शहर में रहते हुए, they do not have to spend a lot of money, वो अपने शहर में रहते हुए पार्टिसिपेट कर सके. सो दीज आर द रीजनल कॉम्पिटिशन्स. नाउ यू हैव टू चूज द राइट कॉम्पिटिशन फॉर योरसेल्फ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव्स देखने होते हैं कि आपका गोल क्या है. आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करना है, या यू हैव टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ, या आप लोग नेशनल लीगल सिस्टम अपना एक्सप्लोर करना चाहते हैं. तो फिर आप लोगों को रिसोर्सेज उस लिहाज से एक्सेस करने पता चलती है कि अच्छा मुझे किस तरह की रिसोर्सेज एक्सेस करनी सीखनी है, या मुझे अगर बाहर जाना है तो मुझे बाहर की साइट्स को यूज़ करना आना चाहिए. आपकी फैकल्टी आपको सपोर्ट करती है. लॉजिस्टिक कंसिडरेशंस होती है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप रीजनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लें, अगर आपको नेशनल या इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करना नहीं है अलाउड, तो ट्रैवल और फंडिंग, इन सब चीज़ों को देख के यू हैव टू चूज द राइट कॉम्पिटिशन फॉर योरसेल्फ, एंड देन यू हैव टू रिसर्च द फॉर्मेट एंड रूल्स, द जजिंग क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, दैट यू हैव टू थिंक अच्छा ये मेरी टीम जो मैं बनाकर जा रहा हूँ इट अलाइंस विद माई स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट. तो ठीक है, मैं नेशनल में जाऊँगा, इंटरनेशनल में जाऊँगा, या फिर सिर्फ मैं अपने रीजन तक महदूद रहना चाहता हूँ. So you have to choose wisely, because participating in the right competition, it maximizes your learning opportunities and skills, and then you develop relevant skills to choose your career goals. So you have to choose a competition that align with your interest, और वो आपको एक valuable networking connections और recognition legal community के अंदर दिलवाए. अब लीगल रिसर्च की बात करते हैं, सो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्ट्रैटेजिक लीगल रिसर्च की, एंड इट प्लेज अ पिवटल रोल इन प्रिपेयरिंग फॉर मोस्ट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स. और साथ ही आप लोग किस तरह आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इसमें सिस्टमैटिक और टारगेटेड अप्रोच होती है, जिसे आप गैदर करते हो, एनालाइज करते हो और यूटिलाइज करते हो relevant information को. So you have to identify the law and precedents. सबसे पहले आप लोग कंडक्ट करते हो स्ट्रेटेजिक लीगल रिसर्च कि वो आपको हेल्प करते हैं कि आप लोग एप्लीकेबल लॉज, स्टैट्यूट्स, रेगुलेशंस और लीगल प्रिंसिपल्स को देखो. जो आप लोगों के पास आते हैं केस के फैक्ट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो आपके पास इतना ज्यादा अरसे से होते हैं. सो यू हैव टू बिल्कुल घोल के पी जाए अपने सारे फैक्ट्स को. आप लोग फिर आप लोगों को पता चलता है अच्छा फैक्ट्स पढ़ लिए, अब इसके ऊपर ये वाला लॉ अप्लाई होता है और उसके ऊपर वो वाला लॉ अप्लाई होता है. तो आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा लॉ किस सिचुएशन में अप्लाई करे. फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट का केस है आप लोगों के पास मूट कोर्ट में, तो आप लोग उस पर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स अप्लाई नहीं करोगे, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के ही ढूंढ के लाओगे. तो आप लोगों को फिर पता चल जाता है कि अच्छा मुझे लॉ समझ आ गया कि मैंने किस तरह लगाना है. आप लोगों ने एनालाइज करने पड़ते हैं प्रेसिडेंट्स के पास्ट कोर्ट कौन से डिसीजंस इस पे अप्लाई होंगे, कौन से नहीं अप्लाई होंगे. अगर मैं कोई इंटरनेशनल केस यूज कर रहा हूँ तो वो कोर्ट सुनेगी नहीं सुनेगी. तो ये आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च. देन यू हैव टू बिल्ड योर केस, फॉर्मुलेट करने पड़ते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स. रिसर्च इनेबल करती है आपको कि आप लोग एक स्ट्रॉन्ग केस बनाओ. लीगल आर्ग्यूमेंट्स जब आप लोगों को पता चल जाता है, मूड प्रॉब्लम इज नेवर न्यूट्रल.
एक साइड पर ज्यादा थोड़ा सा लाइन कर रही होती है मूड प्रॉब्लम, लेकिन वो हमेशा न्यूट्रल नहीं होती है, उसमें दोनों तरफ को सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो आप लोग रिसर्च काफी ज्यादा कर ले तो आप लोगों को दोनों तरफ से लीगल आर्ग्यूमेंट्स मिल जाते हैं, थीरीज मिल जाती हैं, इंटरप्रिटेशंस मिल जाती हैं। लुक एट द कमेंट्रीज ऑफ लॉ जो आपकी लॉ लाइब्रेरीज में होती हैं, उसकी इंटरप्रिटेशंस आपको पता चलता है कि अच्छा ये आर्ग्यूमेंट सपोर्ट्स दिस पोजीशन, ये आर्ग्यूमेंट सपोर्ट दैट पोजीशन, तो आप लोग वो यूज करते हो। देन यू हैव टू कंडक्ट अ थॉरो रिसर्च। यू कैन एंटिसिपेट और एड्रेस कर सकते हो आप लोग पोटेंशियल काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। अगर अपने जहन में आप लोग हर अपने आर्ग्यूमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट लाओगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इसका ये आंसर है, उसका वो आंसर है। सो इट्स बेटर कि जब आप लोग रिसर्च कर रहे हो, यू रिसर्च वन इशू फ्रॉम बोथ द साइड्स, सो इट्स इजियर फॉर यू टू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ अ जज मोर इजीली, क्योंकि आप लोगों को बताओ कि अगर मुझे आगे से ये क्वेश्चन आएगा तो उसका काउंटर ये है जो मैं आराम से दे सकता हूँ। तो आपने अब एविडेंस और अथॉरिटीज की बात करते हैं, तो आपने साइट करनी होती है अथॉरिटेटिव सोर्सेज, लीगल टेक्स्ट, कोर्ट के ओपिनियंस, स्कॉलरी आर्टिकल्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस टू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट्स। या सबसे पहली चीज शुड बी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन यूज करें, उसके बाद नेशनल लॉज को यूज करें, उसके बाद केस लॉज पर आए, और उसके बाद इफ यू कैन नॉट फाइंड एनी आर्ग्यूमेंट केस लॉज के बाद भी आप लोग रिसर्च आर्टिकल्स के ऊपर चले जाएं, बुक्स के ऊपर चले जाएं। तो लाइन वाइज सब कुछ चलना चाहिए। फिर आपने इवेल्युएट करनी होती है क्रेडिबिलिटी क्या है उस रेलेवेंस एविडेंस की, दैट अलाउज यू टू प्रेजेंट अ कन्विंसिंग नैरेटिव एंड बोल्स्टर योर केस इफेक्टिवली। तो आप लोगों ने देखना पड़ता है कि हाँ ये दिस इज एन आर्ग्यूमेंट जो इफेक्टिव है एंड जज इज गोइंग टू लिसन टू इट। अगर नहीं इतना इफेक्टिव तो वो नहीं सुनेगा, तो जस्ट कैंसिल इट आउट। तो इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन अ कंपटीशन कि आप लोग सिमुलेशंस करें। जितनी ज्यादा सिमुलेशंस आप करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उतने ज्यादा आपको पता होगा कि व्हेन यू आर थ्रोन अ क्वेश्चन एट यू तो आपको पता है हाउ टू टैकल दैट क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू टेलर योर आर्ग्यूमेंट्स के आपके ऑडियंस और कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। तो रिसर्च में ये चीज भी आती है कि आपने अंडरस्टैंड करना है मेरी ऑडियंस कौन है, वेदर जजेस हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, किस तरह के। बिकॉज वो कहा जाता है कि अ गुड लॉयर जो है ना, ही नोज द जज नॉट द लॉ, लेकिन जज को समझना ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ जज जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल कुछ ज्यादा ही है, सो यू हैव टू टॉक टू हिम इन अ वे दैट यू नो ही अंडरस्टैंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा जज है जिसका आपको पता है कि इससे मैं इस लेवल पर आकर बात नहीं कर सकता बिकॉज ही वो ऑफेंड हो जाएगा, बात नहीं सुनेगा, तो आपको अपने टोन वगैरह सबको चेंज करना पड़ता है फॉर दैट जज। सो यू हैव टू डू रिसर्च रिगार्डिंग दैट टू बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन। जिन लोगों ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से पूछ लेंगे वट एवर जजेस ही, या फिर जो पहले आपसे राउंड होगा टीम गई उससे पूछ लेंगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि हाउ यू हैव टू टैकल द आंसर्स द क्वेश्चंस जो वो आपसे करेगा। then you have to research a specific context के मूड कोर्ट कंपटीशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर लूज जुरिस्डिक्शन के इश्यूज, केस लॉ ट्रेंड्स। वो आपको इनेबल करता है आप लोग क्राफ्ट करें अपने आर्ग्यूमेंट्स को जो कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट है और कंपेलिंग है। आप लोग कोई कंट्रोवर्शियल चीज अपने आर्ग्यूमेंट्स में नहीं बोल सकते, आप लोगों को काफी न्यूट्रल रहकर चलना पड़ता है बिकॉज दैट इज सो इम्पोर्टेंट। देन यू हैव टू enhance your persuasive communication। तो रिसर्च में कंट्रीब्यूट करती है आपकी क्लैरिटी और प्रिसिशन जब आप लोग आर्टिकुलेट करते हो लीगल आर्ग्यूमेंट्स, ensuring that complex legal concepts are presented in a clear and accessible manner। जब आप लोग इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी वेल रिसर्च्ड आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस को, तो आप लोग अपनी एडवोकेसी स्किल्स को एनहांस कर लेते हो कि आपकी प्रेजेंटेशन ज्यादा परसुएसिव और कंपेलिंग हो जाती है। सो हाउ डू यू मेक इट मोर परसुएसिव एंड कंपेलिंग? You actually maintain eye contact with the judge. That is so important. When you're standing at the podium, you just do not have to read from your script. Obviously, there are some people कुछ मूटर्स हैं जो स्क्रिप्ट के बगैर चले जाते हैं, लेकिन I usually like to prepare a script because मुझे पता है कि मैं क्या क्या चीज लेकर जज से बात करूँ, अपने जज को अपने साथ लेकर चल रही हूँ। मतलब पहले एक आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट, तीसरा आर्ग्यूमेंट। तो यू अपने स्क्रिप्ट को आप लोग याद कर लें ताकि बात करते हुए यू लुकिंग एट द जज एंड यू नॉट लुकिंग एट योर स्क्रिप्ट, ताकि जज को आपकी बात सुन सके। जब आई कॉन्टैक्ट मेंटेन होता है देर एक्चुअली लिसनिंग टू यू। सो द स्ट्रैटेजिक लीगल रिसर्च इज नॉट जस्ट अबाउट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये आप लोग लेवरेज करते हो उस इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेटेजिकली कि आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सको परसिवेसिव आर्ग्यूमेंट्स को। चैलेंजेस जितने भी आए यू हैव टू टैकल दोज, और फिर अपने केस को कंपेलिंग करके एक कंपटीशन में प्रेजेंट करो। सो कंपेलिंग किस तरह, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम द पिटिशनर साइड, सो यू सेंसर द आर्ग्यूमेंट्स, फेक फैक्ट्स को थोड़ा सेंसर करके पिटिशनर की साइड से बोल दें, और रिस्पोंडेंट की साइड से सेंसर करके रिस्पोंडेंट की साइड से बोल दें। डू नॉट एड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, यू जस्ट मैनिपुलेट द फैक्ट्स अ बिट ताकि जज को लगे कि हाँ ये बात सही कर रहा है।
आप लोग कुछ फैक्ट्स को साथ खेलना कहते हैं इसको, कि आप लोग अपने जज को थोड़ा सा इस तरह करके कहानी सुना दो कि वो बोले कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है। अगर हम कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करने की बात करें तो दैट्स अ रियली की एस्पेक्ट ऑफ मूड कोर्ट एडवोकेसी। ये आप लोगों को स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ता है, परसुएसिवली लिखना पड़ता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले आपका आर्ग्यूमेंट क्लियर और लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। फॉर नेशनल कॉम्पिटिशन वी फॉलो एक मेथड विच इज नोन एज सीरैक मेथड, कंक्लूजन, रूल, एप्लीकेबिलिटी एंड देन अगेन कंक्लूजन। तो उसमें जब आप लोग सीरैक मेथड के थ्रू चलते हो, पहले आप कंक्लूजन बताते हो, फिर आप लोग लॉ लिखते हो विच इज एप्लीकेबल, देन यू अप्लाई दैट लॉ टू द रेलेवेंट टू द फैक्ट्स ऑफ ए केस एंड देन यू अगेन से द कंक्लूजन। तो उसमें जज को पता चलता है कि अच्छा एक सीरैक मेथड के थ्रू आर्ग्यूमेंट जा रहा है, उसको समझ आ रही होती है ये लॉ बोला है, इसको इस तरह अप्लाई किया और अच्छा ये आखिर में ये मुझसे चाहता है। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके आर्ग्यूमेंट का। इट्स नॉट लेके पहले फैक्ट के साथ खेलते रहे आखिर में आके लॉ को लिख दिया, तो वो तो डजेंट मैटर, बिकॉज फैक्ट्स के साथ आप तब खेलते हो जब आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं। सो यू स्टार्ट प्लेइंग विद द फैक्ट्स जब आपके पास कोई लॉ आपको नहीं मिल रहा होता, तब वो बात आती है। लेकिन सबसे पहले यू नीड अ लॉ। आप जो भी बात करोगे जज के सामने खड़े होकर सबसे पहले वो यही बोलेगा कि चीज कहाँ लिखी है। तो वो केस लॉ में लिखी होती है, कोई लॉ होता है, यू कैन नॉट से एनीथिंग कि ये मेरी अपनी सेइंग है, बिकॉज दैट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। किसी भी कोर्ट के सामने आप खड़े हैं वो सुनेगी नहीं उस चीज को। एक स्ट्रॉन्ग लीगल फाउंडेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने थॉरली लीगल रिसर्च करना पड़ता है कि आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को। जैसे मैंने बताया, लॉज, स्टैट्यूट्स, केस लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटीज को देख ले, लीगल प्रिंसिपल को देख ले, तो जो आपकी साउंड लीगल रीजनिंग होती है और लॉजिकली आप जिसको इंटरप्रेट करते हैं एंड देन यू अप्लाई द लीगल प्रिंसिपल्स, स्टैट्यूट प्रिंसिपल अपने केस के ऊपर, तो वो उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाता है जब आप लोग के पास अपने हर आर्ग्यूमेंट के लिए बैकिंग होती है। Persuasive writing techniques में आप लोगों को सीरक बताया, you have to use clear and concise language to convey your arguments. Your English do not have to be very difficult कि जज को समझ ही ना आए। इतनी नॉर्मल सी इंग्लिश बोलें कि कोई लेमैन भी सुने तो कुछ समझ आ जाए कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। सो यू हैव टू अवॉइड jargon एंड unnecessary complexity। कि अक्सर इतनी मुश्किल इंग्लिश और मैक्सिमम बच्चे बोलना शुरू हो जाते हैं कि जिसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, मतलब जज इज नॉट बीइंग impressed by that because those maxims are not binding on the court, तो वो तो आपसे लॉ ही मांगेंगे। So you have to apply sound legal reasoning and logical, and you have to apply them logically, and you have to then highlight the strengths of your arguments while also acknowledging, और आप लोग एड्रेस करते हो potential weaknesses और counter arguments, because obviously your argument from one side could not be 100% correct। loopholes दोनों arguments में होते हैं। So आप लोगों ने क्या करना पड़ता है, acknowledge करना पड़ता है facts को, लेकिन again you have to manipulate it a bit अपने side के लिए कि हाँ जो मैं बात कर रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ, जस्ट स्टैंड ऑन योर स्टांस। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इतना बड़ा ब्लंडर कर दें स्टैंडिंग कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। लिसन टू योर रिसर्चर। जब आपका रिसर्चर को चिटला कर देता है ही सेइंग समथिंग, तो मतलब आप, कुछ लोग होते हैं जस्ट डू नॉट रीड इट, उसको रिगार्ड ही नहीं करते और बिल्कुल साइड पर रख देते हैं, दैट इट डजंट मैटर। लेकिन एक्चुअली इट डज मैटर एंड यू हैव टू लिसन टू व्हाट योर रिसर्चर इज सेइंग। Then you have to employ examples, hypothetical scenarios, और illustrate करने पड़ती हैं complex legal concepts को कि आपका argument को ज़्यादा ही relatable लगे। Now, counter arguments की हम लोग बात करें, जो rebuttals, सारे rebuttals होता है, so you have to anticipate potential counter arguments and then you have to address them preemptively in your arguments। जब आप लोग demonstrate करते हो एक thorough understanding of opposing viewpoints। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से अपोजिंग टीम की मेमोरी के एक दिन पहले शेयर हो जाते हैं, अगर वो नहीं हुए तो आपने तो दोनों साइड से काम किया होता है एंड यू नो व्हाट द अदर टीम इज गोइंग टू आर्ग्यू अबाउट, तो आप लोग पहले से अपने पास रिबटल्स लिख लो, बिकॉज व्हेन यू गो टू द पोडियम आप एक के बाद एक रिबटल फेंकते हो, दूसरी टीम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनको समझना, तो आप वो वाला रिबटल खाली बोलो जो आपको पता है कि इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो जब वो यहाँ आएंगे उनके पास कुछ बोलने के लिए हो ही ना फॉर सारे रिबटल्स। तो अगर आप ऐसे आप लोग 10 रिबटल्स बोल कर गए हो और उसमें से किसी एक का भी उनको आंसर आता है, वो सारे रिबटल्स के लिए आएंगे, वो कुछ भी बोलकर चले जाएंगे। तो इस वजह से यू हैव टू प्रिपेयर योर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बिफोर हैंड, और जब वो अपने आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हुए तो अगर उससे भी टेस्ट मिस्टेक्स आप निकाल सकते हैं, जस्ट डू इट, इट्स द बेस्ट वे टू विन अ competition। And then you have to develop effective rebuttal strategies to refute counter arguments and strengthen the overall persuasiveness of your case। जैसे ही वो रिबटल्स के लिए आए, just have to write the rebuttals फौरन से, और उस बड़ा सारे रिबटल्स के लिए जाए, he should be the one who has grip over all 3 or to 4 issues। अगर मैं बात करूँ, you have to maintain confidence and you have to be very calm during your oral presentation। effective oral advocacy में
आपने परसुएसिवली स्पीकिंग टेक्निक्स अप्लाई करना, टोन, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं जनरली बहुत ज़्यादा तेज़ बात करती हूँ, तो मुझे अक्सर यही कमेंट मिलता है कि टॉक वे टू फास्ट, और अक्सर जजेस को समझ ही नहीं आ रहा होता कि मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है। तो आप लोगों ने कॉन्फिडेंटली तो खड़े होना है, लेकिन बदतमीजी की तरफ नहीं जाना। अगर आप लोग जरा से रूड होंगे, आप पोडियम में खड़े होकर जज के क्वेश्चन पे हंसना शुरू हो जाएंगे, तो इट डजंट लुक वेरी नाइस। कॉन्फिडेंटली और क्लियरली अपने आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करना इज सो इम्पॉर्टेंट। हैंड जेस्चर्स डजंट लुक नाइस व्हेन यू आर प्लीडिंग, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। टोन आपकी बिल्कुल एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे उसको थोड़ा सा करें ताकि सुनने वाले का सुनने का दिल करे। So you have to be prepared to respond to questions from judges or opponents. तो आपने demonstrate करनी पड़ती है एक depth of knowledge, critical thinking and adaptability, कि आप लोग judges के question का किस तरह respond करते हैं effectively। जजेस और opponents के क्वेश्चन का वो डिमोन्स्ट्रेट करता है आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी ज़्यादा है, और अडॉप्ट आप लोग अडॉप्ट किस तरह कर सकते हो। अगर जज ने आपको एक क्वेश्चन भेजा और आप एटीट्यूड के साथ उसका रिस्पॉन्स करो, इट एक्चुअली डजंट लुक रियली नाइस। सो यू हैव टू बी वेरी काम। जब भी कोई जज आपसे क्वेश्चन पूछे, यू जस्ट हैव टू से मच ऑब्लाइज्ड, और उसके बाद यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। हमेशा जज का पूरा क्वेश्चन सुनना चाहिए, बिकॉज जब वो क्वेश्चन कर रहा होता है एंड व्हेन यू स्पीक बिटवीन इट, तो इट डजंट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन। और उसके साथ ही जब आप जजेस को क्वेश्चन पूरा करने का टाइम देते हो, तो इट गिव्स यू टाइम टू थिंक। तो इसके जज को पहले बोलने दें और फिर उसके बाद आप बोलें। अब कोलैबोरेशन की बात करें, so you have to collaborate effectively with your team is to ensure consistency। अक्सर ये होता है कि जब when I am coaching some teams, तो उस टीम में बिल्कुल भी क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन नहीं होती। वो टीम आपस में बात ही नहीं करना चाह रही होती, वो सब हर लड़ाई वगैरह कर रहे होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इन अ कॉम्पिटिशन, इट इज़ अ टीम जो जीतती है। इफ़ यू ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बेस्ट स्पीकर का अवार्ड ले जाओगे, सो इट्स नथिंग। अगर खाली आप समझोगे कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। सो आपको टीम के साथ कोलैबोरेट करके चलना पड़ता है। ये सिर्फ ये नहीं कि मैं अच्छा काम करूंगा, नहीं, पूरी टीम अच्छा काम करना पड़ता है। इफ़ यू आर अ गुड लीडर, तो इसका ये मतलब है कि आपने अपने एवरेज जो टीममेट है उसको भी सिखाना है। आपने अपने मेंटर से फीडबैक लेना है। जितनी ज्यादा सिमुलेशन आप लोग करवा सकते हैं, जस्ट हैव टू डू इट। अपने जजेस को आपने आइडेंटिफाई करना है कि जजेस के बाद में जब फीडबैक के राउंड्स होते हैं, तो लाजमी वो अटेंड किया करें एंड आस्क योर जजेस के ऐसे कौन से एरियाज थे जहां पर दे थिंक कि आप लैक कर रहे थे। सो यू हैव टू आस्क देम एंड इम्प्रूव दैट, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू कैन बिकम अ गुड मूडर। जब भी जजेस मुझे कोई फीडबैक देते, आई यूज टू टेक दैट वेरी सीरियसली, और फिर मैं उस पर काम किया करती थी। बिकॉज उसके बाद ही सीखने, इफ यू डू नॉट वांट टू चेंज योरसेल्फ, देन देयर इज नो वे दैट यू आर गोइंग टू बिकम अ गुड म्यूटर। बिकॉज ऑब्वियसली जब आपसे कोई जज आपको सजेशन देता है दैट दिस इज समथिंग विच ही डजंट लाइक, और दिस इज समथिंग विच अ म्यूटर शुडंट डू, तो आपने उसको सुनना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक इस जज को मैं पसंद नहीं आई तो उसने मुझे अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं, अच्छा कमेंट नहीं दिया। यू हैव टू लिसन टू दैट, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू लूज, दे आर जस्ट टीचिंग यू। और अगर उनको आपको सिखाने से उनका कुछ भी नहीं जा रहा, आप लोगों को ही अच्छा मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को अगर विनिंग स्ट्रैटेजीज बताऊं, सबसे पहले तो थॉरो लीगल रिसर्च क्या होती है। आप लोगों ने, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस तरह जो विनिंग टीम थी, एक कंपटीशन है, टीम वन, उसके बाद बाकी लोग फाइनल देखने आते ही नहीं है जो फाइनल में नहीं जाते। सो यू हैव टू गो एंड अटेंड उनका फाइनल राउंड, कि ऐसा उनकी टीम ने क्या किया जो हमारी टीम नहीं कर सकी। सो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि उसने किस तरह कंप्रिहेंसिव लीगल रिसर्च की थी, रेलेवेंट लॉस किस तरह निकाले थे, हाउ डू द कोड द प्रेसिडेंट्स लीगल डॉक्ट्राइन्स एप्लीकेबल लॉ। तो आपने देखना होता है कि अच्छा, ये अथॉरिटेटिव लीगल रिसोर्सेज उन लोगों ने लगाई थी जिसकी वजह से उनका आर्ग्यूमेंट इज दिस मच स्ट्रेंथेंड। दूसरा, यू हैव टू डिस्कस कि हाउ द विनिंग टीम स्ट्रेटेजिकली क्राफ्टेड देयर आर्ग्यूमेंट्स। उनके मेमोरियल्स अगर आप लोगों के साथ शेयर होता है, यू हैव टू आप जाके मांग लें, स्ट्रेटेजिक आर्ग्यूमेंटेशन देखें कि किस तरह लोगों ने की थी। यू हैव टू एनालाइज कि उन्होंने किस तरह अपने केस को इफेक्टिवली प्रेजेंट किया, एड्रेस किया काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को, किस तरह उन्होंने जजेस के क्वेश्चंस को सुना, द एंटिसिपेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द जजेस एंड हाउ दे डेल्ट विद इट। तो एवरीथिंग काउंट्स। तो ये विनिंग स्ट्रैटेजी होती है दैट यू आस्क द विनिंग टीम जो एक बार जीत चुकी है। उनकी ओरल एडवोकेसी स्किल्स जो विनिंग टीम के होते हैं वो देखें कि किस तरह वो कॉन्फिडेंटली अपने आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट कर रहे थे, जजेस के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जज को इंगेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं और जज आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, जज सब सोने जा रहा है, सोने जा रहा है, इसका मतलब जज इज नॉट लिसनिंग टू यू। व्हेन ही इज आस्किंग यू क्वेश्चंस, इट मींस दैट ही इज एक्चुअली लिसनिंग टू यू एंड ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट इट।
तो when he's asking you question, you just don't have to be offended कि यार उसने मुझसे 20 questions पूछ लिए और जज ने, no, he wanted to listen to you, that's why he was asking you more questions. Team collaboration and coordination मैंने पहले भी emphasize किया कि किस तरह constructively feedback आप लोगों ने लेना होता है. You have to seek peer review that helped define their arguments or presentation style. और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. फॉर एग्जांपल अगर एक टीम अपने आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रही है, उनके रिसर्चर उठ के आ ही नहीं रहा उन टीम को हेल्प करने when they are being bombed with questions and the speaker doesn't know any answer of it, और रिसर्चर बिल्कुल हेल्प करने नहीं आ रहा, तो डजंट लीव अ गुड इंप्रेशन. रिसर्चर का काम ही होता है कि उसने आना है, उसने फौरन टीम की हेल्प करनी है, तो वो टीम की कोलैबोरेशन में काउंट होता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So you have to describe the outcome of the moot court case, including any awards or recognition which is received by the winning team. आप लोग उसका impact देखें academic और professional development पे, networking opportunities, career prospects. बहुत ज़्यादा outcome इसका और impact moot competition participate करने का is so important. So you have to summarize the key takeaways from the case study or highlight the winning team strategies. So that is really important. ना प्रैक्टिकल टिप्स, अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स बताऊं, एक रियलिस्टिक टाइम लाइन अपने लिए रिसर्चिंग के लिए डेवलप करें, ड्राफ्ट करें आर्ग्यूमेंट्स को और प्रैक्टिकली प्रेजेंट करें. फॉर एग्जांपल जब एक आप लोग मेमोरियल तैयार कर रहे होते हैं तो आप लोग अपने आप को इनफ टाइम दें उसकी तैयारी के लिए. मूटिंग रिक्वायर्स टाइम. अगर आप लोग टाइम नहीं दे रहे तो मूटिंग आप कर नहीं सकते. हम जो मूटर्स हैं, हमने मूटिंग की, पेपर्स के साथ मूटिंग की है, क्विजेस के साथ, असाइनमेंट्स के साथ. यूनिवर्सिटी इज हैक्टिक, लेकिन आप लोगों को मूटिंग को टाइम देना पड़ता है. अगर आप लोगों का मेमोरियल का ड्राफ्ट 2-3 ड्राफ्ट से गुजरता है तब वो जाके अच्छा ड्राफ्ट बनता है. अगर साहब आप लोग एक बार रिसर्च की एक ड्राफ्ट रखा था, आप समझते हैं यार इट्स परफेक्ट, नो इट्स नॉट, इट कैन नेवर बी परफेक्ट. सिर्फ एक रिसर्च में उसको डेडलाइन करें कि इस दिन इतनी, एक बार फर्स्ट ड्राफ्ट इस दिन आएगा, सेकंड ड्राफ्ट उस दिन आएगा, एंड सेंड इट टू द कोच अगेन एंड अगेन सो दैट कैन रीड इट. और उसके बाद वो कोच अगर नहीं है आप लोगों के पास, सेंड इट टू द गुड मूटर्स, उनको दें ताकि वो लोग उसको दोबारा बार बार रीड करें और फिर उसके बाद उनको पता चले कि किस तरह मजीद आप लोग बेहतर कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करने में. हर स्टेज को इनफ टाइम दे, ओरल आर्ग्यूमेंट्स की तैयारी के लिए भी टाइम दे. आप लोग कोलैबोरेटिवली टीम एनवायरनमेंट बनाए, टास्क को डिवाइड करें, असाइन करें रोल्स, और हर टीम मेंबर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आपको पता होती है. रिसर्चर का जैसे ही मेमोरियल सबमिट होता है, अक्सर रिसर्चर्स बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं कि अब तो सारा काम स्पीकर्स का है, रिसर्चर्स ने कुछ करना नहीं है. नो, रिसर्चर्स ने फिर भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. दे हैव टू मेक द रिसोर्स पैक के साथ साथ रिसर्चर्स को फिर भी मजीद रिसर्च अपनी कंटिन्यू करनी पड़ती है कि वो स्पीकर्स को, जजेस के क्वेश्चन को टैकल करने में मदद कर सकें. आप लोगों ने, जैसे मैंने बोला, यू हैव टू ऑर्गेनाइज मॉक ट्रायल्स एंड प्रैक्टिस सेशंस टू सिमुलेट कोर्ट रूम डायनामिक्स. तो आप लोग सिमुलेशंस रखवाएं, अपने जजेस को बोलें कि बहुत ज़्यादा हमसे क्वेश्चंस पूछें ताकि हम लोगों को पता हो कि सामने से जब इस तरह क्वेश्चन आएगा कि हमने उसको किस तरह आंसर करना है. अपने फैकल्टी मेंबर्स को बिठा लें, अपने पीयर्स को बिठा लें, अपने मेंटोर्स को बिठा लें जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. कंपटीशन के रूल्स फैमिलराइज करना अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप लोगों ने देखना है कि मेमोरियल को किस तरह फॉर्मेट करना है, रूल्स में क्या लिखा हुआ है, टाइम लिमिट्स क्या हैं, स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है. अगर आपको वो सब कुछ पता है, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हो. इन डेप्थ लीगल रिसर्च रिलायबल सोर्सेज से करना इज सो इम्पॉर्टेंट. केस लॉस देखें जो अप्लाई हो रहे हैं, रेगुलेशंस, स्कॉलरी आर्टिकल्स, जो आप लोगों की डेवलप हो जाती है ना, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल प्रिंसिपल्स, प्रेसिडेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर रेलेवेंट टू योर केस टू बिल्ड अ पर्सपेक्टिव आर्ग्यूमेंट, देन आप लोगों को डर नहीं लग रहा था पोडियम में खड़े होते, बिकॉज यू नो कि अगर मुझसे किसी किस्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आई नो हाउ टू टैकल दैट. So you have to practice oral presentations multiple times to enhance fluency, clarity, and confidence in delivering your arguments. अक्सर there was a senior of mine who used to tell me कि शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर लिया करो, लेकिन I never liked it. तो मैं क्या करती हूँ, मैं खुद से ही प्रैक्टिस करती हूँ सिमुलेशंस के टाइम पे. I do something. लेकिन if you are comfortable with standing in front of a mirror or practice again and again, तो you can definitely do it, ताकि आप लोगों को अपनी स्क्रिप्ट का पता हो कि while maintaining eye contact with the judge, आप लोगों को पता है कि मेरा इसके बाद ये आर्ग्यूमेंट, उसके बाद वो आर्ग्यूमेंट है. अपनी स्क्रिप्ट का आप लोगों को सही तरीके से पता होना चाहिए. तो सोलिसिटेड फीडबैक फ्रॉम कोचेस, मेंटोर, जजेस और पीयर्स वो आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. सो यू हैव टू यूज दैट फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली टू रिफाइन योर आर्ग्यूमेंट्स. ये नहीं कि यार इसने मुझे इस तरह का फीडबैक दिया है तो पता नहीं क्यों दे दिया, आई एम नॉट दैट बैड. बिकॉज व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग टू लर्न, व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, तो आप लोग कभी ग्रो नहीं कर सकते.
And also, you have to stay informed about all the current legal development trends and refined case law relevant to your case. अक्सर इस तरह होता है कि मूड प्रॉब्लम एक रियल लाइफ सिनेरियो में बनी होती है जिसका एक केस चल रहा होता है, तो अक्सर द जजेस आर वन ऑफ those lawyers जो उस पर केस पर काम कर रहे होते हैं, तो वो आपसे उस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप लोगों को अगर उस लीगल ट्रेंड के बारे में नहीं पता जो उस वक्त चल रहा है, सो दैट कैन बी अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर यू। सो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि अच्छा, दिस केस इज सिमिलर टू द वन जो अभी चल रहा है, या ये चल चुका है, या काफी फेमस केस है, तो यू हैव टू नो कि क्या हो रहा है उस केस में। नाउ अगर आप इन तमाम प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करेंगे एंड स्ट्रेटजीज को, देन यू कैन एनहेंस योर मूड कोर्ट प्रिपरेशंस, यू कैन improve your advocacy skills, and you can also increase your chances of success in moot court competitions. अच्छा, रिसोर्सेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऑनलाइन डेटाबेसेस बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लॉ साइट जो आप लोग यूज़ करते हैं। Not everybody has access to law site. You can use easylaw.ai. That is also a website, not as effective as law site, लेकिन it is somewhat effective when you do not have access to law site. So you can still use that. बाकी if you are searching on international case laws, then you can use Westlaw, LexisNexis, Hen Online। ये तमाम resources हैं जिससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लॉ लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करें, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लाइब्रेरी के पास सब्सक्रिप्शंस होती हैं टू एक्सटेंसिव लीगल कलेक्शंस, टेक्स्ट बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च गाइड्स। तो आप लोगों को उनको जब जाते हैं तो दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। एकेडमिक जर्नल्स आप तब जाते हैं जब आप लोगों के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बन रहा होता, लॉ खत्म हो जाता है, आप लोगों को कुछ मिल नहीं रहा, देन यू गो टू इट, देन यू गो टू लीगल ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स। लेकिन वो बिल्कुल आखिर में आप लोगों को प्रेफर करूंगी। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो यू हैव टू ज्वाइन लोकल और नेशनल बार एसोसिएशन और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आप लोग इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज के थ्रू आप लोग ये काम कर सकते हैं। व्हेन यू आर डूइंग इंटर्नशिप एट अ लॉ फर्म और समथिंग, तो दे यूज लॉ साइट, यू कैन आस्क परमिशन फॉर देम फ्रॉम देम कि मैं आप लोगों की लॉ साइट यूज करूँ, जस्ट यूज दैट। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से अगर आप दोबारा बात करूं तो आपके जो लॉ फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके पास हो सकते हैं लॉ साइट्स, आपके लाइब्रेरियंस होते हैं, उन लोगों से आप मांग लें और कुछ ना कुछ कर लें। सो यू हैव टू यूटिलाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन डेटाबेसेस, law libraries, professional organizations, academic institutions to conduct thorough and effective legal research. Conclusion में मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले you have to अंडरस्टैंड मूड कोर्ट्स, सिमुलेट करनी पड़ती है कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफर करती हैं। लीगल रिसर्च इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट लॉज, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, सपोर्टिंग एविडेंस। और फिर आप लोग जब लॉजिकली अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर करते हो तो आप लोगों की बात अगले जज तक समझ आती है। प्रैक्टिकल टिप्स आप लोगों ने लास्ट वीक फॉलो करनी है। टाइम मैनेजमेंट, कंपटीशन रूल्स को थॉरली रिसर्च करना, टीम वर्क, मॉक ट्रायल्स रखने, फीडबैक इनकॉर्पोरेट करना ताकि आप लोग बेहतर तरीके से कर सको। सो मूड कोर्ट्स ऑफर वैल्यूएबल एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी जिससे आप लोग एनहांस कर सकते हो अपने एडवोकेसी स्किल्स विच आर क्रूशियल फॉर लीगल प्रैक्टिस। तो कंटिन्यूस लर्निंग, फीडबैक इंटीग्रेशन और अडाप्टेशन वो एसेंशियल है फॉर इम्प्रूविंग मोड कोड परफॉर्मेंसेस, और आप लोग पॉजिटिव आउटकम अचीव कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड आई वेलकम एनी क्वेश्चंस और डिस्कशंस ऑन द टॉपिक, जो भी आप लोग करना चाहें। Thank you very much, ma'am, for this very informative session. And I would request the participants, if they have any questions, they can raise their hand. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Naza. Am I audible to you? Yes, you are. Actually, I have the one question. I have joined this session. So I have the question regarding the finalizing the case laws. जैसे हमारे पास मूड प्रॉब्लम होता है, फिर हम मतलब केस लॉस को ना किस तरीके से फाइनलाइज करें। जैसे मान लो हमारे पास एक मूड प्रॉब्लम है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सेक्शन 39 यूज हो रहा है। अब हम उसको जब सर्च करेंगे ना तो हमें बहुत सारे केस लॉस मिल जाते हैं, तो हम उसमें से कैसे फाइनलाइज करें। और अगर हम मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर ना, क्योंकि हम अगर पूरे पूरे फैक्ट्स को पढ़ेंगे, पूरे पूरे लॉस को पढ़ेंगे, तो फिर आगे से जजेस के क्वेश्चन भी इस तरीके से आते हैं कि आपने जो ये केस लॉ लाए हैं
ये केस लॉ आपके मूड प्रॉब्लम से किस तरीके से रिजेंबल करता है, क्या फैक्ट्स मिलते हैं नहीं मिलते। तो ये बड़ा डिफिकल्ट पार्ट लगता है मुझे केस लॉस को फाइनलाइज करना, क्योंकि हमारे पास केस लॉस भी बहुत सारे आ जाते हैं, फिर उनको इन डेप्थ हमें स्टडी करना होता है। तो इसके लिए कोई एनी टिप जिसमें ये मतलब इजी हो जाए कि किस तरीके से हम केस लॉस को फाइनलाइज करें। अच्छा, उन्हें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज की, जब आप लोग केस लॉ ढूंढने जाते हो, अगर आपको सेक्शन 20 कॉन्ट्रैक्ट लॉ का फॉर एग्जांपल है, तो आप लोग सबसे पहले उठाओगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ की कमेंट्री। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ की कमेंट्री उठा ली, वहां पर सेक्शन 20 को जब आप लोग पढ़ोगे, वहां पर कमेंट्री में इसको एक्सप्लेन किया गया होता है। वहां पर नीचे आप लोगों को केस लॉज भी गिवन होते हैं, तो पूरा फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती आपको केस लॉ की, लेकिन वो जो एक रेलेवेंट लाइन भी आपको लगे ना कि हाँ ये मेरे केस के साथ मिलती है, आप उसको यूज कर सकते हो। और जब ओरल रीडिंग की जहां तक बात है, ओरल रीडिंग के टाइम पर जब जज आपसे पूछता है कि फैक्ट किस तरह आपके केस के साथ रिलेट कर रहे हैं, अगर तो आपको उस केस के फैक्ट्स पता है थोड़े से कि हाँ इस तरह रिलेट करे, तो आप बोल सकते हो। अगर वो नहीं रिलेट कर रहा था, तो आप कहते हो कि इस केस के फैक्ट्स ये थे, लेकिन द प्रिंसिपल जो उस केस में रखा गया था, आई एम रिलाइंग ऑन दैट। तो फिर जज को पता चलता है कि अच्छा ये इस प्रिंसिपल पर रिलाई कर रहे हैं। दूसरा, लॉ साइड की अगर मैं बात करूँ, तो लॉ साइड में भी काफी ज्यादा आप केस लॉज आपके पास आ जाते हैं, लेकिन सबको पढ़ नहीं सकते। तो हेड नोट्स जो होते हैं ना, वो हेड नोट्स पे जो बात लिखी होती है, आप वो बात करते हो, वो बात आप पिक कर लेते हो, और फिर उसके बाद आप वही बात अपने केस में भी डाल देते हो, तो दैट आप लोगों को इस तरह पूरा केस नहीं पढ़ना पड़ता। जी मुझे एक क्वेश्चन ये था कि जो मतलब केस होता है मूड कोर्ट में, वो इमेजिनरी एक सिचुएशन होती है या वो रियल लाइफ केस देते हैं? मतलब जैसे कोई जाहिर सी बात है मूड कोर्ट एक कंपटीशन होता है, रियल लाइफ में तो नहीं होता, तो उसमें कोई इमेजिनरी सिचुएशन देते होंगे। तो अगर इमेजिनरी सिचुएशन देते हैं तो उसमें एविडेंस वगैरह हम कैसे उनको दे सकते हैं, दिखा सकते हैं? अच्छा, द केस इज नेवर एक्चुअली इमेजिनरी, इट इज रिलेटेड टू सम रियल लाइफ इवेंट्स। कोई रियल लाइफ केस होता है आप लोगों के पास, जिसको हल्का सा रिलेट करके आप लोगों को मूड प्रॉब्लम बनाकर दे दी जाती है। जहां तक एविडेंस की बात है कि आप लोग एविडेंस किस तरह प्रेजेंट करते हो, अक्सर मूड प्रॉब्लम्स में आप लोगों के पास एनेक्स्चर्स होते हैं, उन एनेक्स्चर्स में एविडेंस साथ लिखा होता है, तो आप लोग उस चीज को लेकर आते हो। या फिर आप सिंपल बता देते हो कि मूड प्रॉब्लम पैरा 1 में ये बात थी, पैरा 2 में ये बात थी, तो हम लोग उसके ऊपर रिलाय करें, क्योंकि आप लोग मूड प्रॉब्लम में कोई चीज अज्यूम खुद से नहीं कर सक रहे होते ना। तो आपको जो फैक्ट्स गिवन होते हैं, आप लोग उन्हीं फैक्ट्स को लेकर चल रहे होते हो। तो उस तरह आप लोग अपना केस को फैक्ट्स के साथ खेल खेल के प्रेजेंट करते हो। Ma'am, how do you think how to evaluate the problem? Like we have precedent case laws and statutory laws. There are different statutory laws. So how we can relate? Like there are a lot of case laws, a lot of statutory laws and acts. So how to diagnose the problem in a good manner and in a concise manner? अच्छा, जैसे आप लोग के पास ये प्रॉब्लम आती है ना, आप लोग प्रॉब्लम को एक बार पढ़ते हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि वो मूड प्रॉब्लम में कौन सा लॉ लगेगा। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आप लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन के उस रेलेवेंट आर्टिकल की कमेंट्री पढ़ना शुरू करते हो, तो आप लोगों को पता चलता है कि ये इस स्पेसिफिक लॉ के साथ रिलेट कर रहा है। दैट इज वाई यू हैव कोचेस, जो कोचेस आप लोगों को बताते हैं। अगर कोचेस भी आप लोगों के साथ मतलब नहीं है, वो हेल्प नहीं इस तरह करे लॉ वगैरह से रिलेटेड, तो आप लोग जब रिसर्च करना स्टार्ट करते हो ना, तब आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह का केस है जिसमें डबल जेपर्डी हुई है, अब वहां लिखा हुआ है आप लोगों के पास के डबल जेपर्डी का केस है, तो आप लॉ साइड पे जाओगे, आप वहां जाकर लिखते हो डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी के आपके वहाँ ढेर सारे केस लॉज आ जाते हैं, वहां से आपको पता चलता है अच्छा ये आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है। उसी साथ हेड नोट्स में डिफरेंट लॉज भी साथ के बनोगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ डिफेमेशन लग रही है, यहाँ ये दूसरा कुछ क्रिमिनल कंस्पिरेसी लगा लें, तो वो लॉज मेंशन होता है कि पीपीसी यूज हो रहा है, सीआरपीसी यूज हो रहा है, तो आप लोगों को पता चल जाता है। एंड देन यू गो एंड रीड दैट लॉ। अगर आप लोगों को लगे वो रेलेवेंट है, यू रीड दैट कमेंट्री, उस लॉ की कमेंट्री पढ़ते हो। फिर उसके बाद आप केस लॉज के उसी तरह के निकालते हो और फिर आर्ग्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट करते हो। साथ साथ फिर आप लोग केस लॉ रेलेवेंट ढूंढते रहते हो, लॉ आपको मिलता गया, केस लॉ साथ निकाला और फैक्ट से रिलेट करके अपना आर्ग्यूमेंट तैयार कर लिया। आई होप यू आर क्लियर नाउ। I think this is it for today. So, Newland, we are truly grateful for your expertise and engaging presentation. We appreciate your contribution to today's session. And I also want to thank all the participants for active participation and thoughtful contribution.
and your engagement has made this session truly enriching and valuable. Thank you, everyone, and take care. Allah.